Hello my dear students, how are you? This is Sachin Misra. Today we are going to study the topic of income and expenditure account from the chapter number 1 financial statement of NPO. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बताया था कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ इंक्लूड्स 3 अकाउंट्स, यानी कि सबसे पहले आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताया था जो मैंने लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। इसके बाद आपका आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा वो बैलेंस शीट आएगी। तो पहले हम बात करते हैं इसके बाद आपकी कौन सी की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, तो जिन बच्चों ने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर से फर्म के पढ़े हैं उन्हें बहुत ढंग से समझ आ जाएगा, क्योंकि वहां आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था सेम उसी की तरीके से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ठीक है, तो पहली बात क्या क्लियर हो गई कि जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटर बिजनेस फर्म होती हैं तो उनको एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनको उसी की तरह से बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था, फिर आपने डेबिट में रिसिप्ट लिखी थी, क्रेडिट में पेमेंट लिखे थे, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस पता किया था। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा और यहाँ पे आपको रिसिप्ट तो लिखनी है, लेकिन कौन सी रिसिप्ट लिखनी है? जो केवल रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होंगी, केवल वो। और पेमेंट्स की बात करी जाए तो वहाँ पे पेमेंट्स इसमें वहाँ दोनों लिख रहे थे रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर के आप पेमेंट्स लिखेंगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर लिखेंगे, पेमेंट्स कह लो एक्सपेंडिचर कह लो। इसके बाद बात करते हैं कि इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा और क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा जो सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th में पढ़ा है उसका आता है आपका लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वैसे ही इसमें एग्जैक्टली सेम आपको सरप्लस या डेफिसिट निकालना होगा। जैसे वहां नेट प्रॉफिट निकलता है यहाँ सरप्लस आएगा, वहां नेट लॉस निकलता है यहाँ पे आएगी डेफिसिट। तो बात समझ में आई। अब इसकी प्रॉपरली मीनिंग बताते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मैचिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स या इनकम कह लो विथ रेवेन्यू पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। जो भी डिफरेंस आता है इनकम और एक्सपेंस में वो क्या आ जाता है? सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस कब आता है? इफ इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट कब आता है? व्हेन एक्सपेंडिचर आर मोर देन इनकम। इसके बाद बात करते हैं इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपने 11th में पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस। तो ये कौन से बेस के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा? तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अकर होगा, कोई इवेंट अकर होगा ड्यूरिंग वन करंट ईयर, ठीक है, चाहे कोई एक्सपेंस है कोई इनकम है, चाहे वो भले ही रिसीव हुआ हो कैश में, चाहे ना, या कैश पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन आप उसको नोट कर लो कि करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन इसमें नोट करे जाएंगे, ना तो प्रीवियस ईयर के ना ही नेक्स्ट ईयर के। बात समझ आ गई? जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे बात करते हैं पहला पॉइंट, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट। एंड सेकंड पॉइंट, रेवेन्यू इनकम्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन, जिसके लिए बना रहे हो, वेदर दे हैव बीन रिसीव्ड और नॉट। आगे बात करते हैं कि इसमें आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, इसलिए जो नॉन कैश एक्सपेंस हैं या लॉसेस है उनको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे डेप्रीशिएशन होता है तो उसको हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। आगे बात करते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो इसमें नोट नहीं होंगी। इसके अलावा बात करें तो कैपिटल इनकम और रिसिप्ट हो वो नोट नहीं होंगी कैपिटल नेचर की, चाहे रिसिप्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर, वो इस पर नोट नहीं करते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस इसका होता नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस इसका जो निकल के आएगा लास्ट में जो डिफरेंस पता करोगे वो आपका सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा। ठीक है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस।
आगे बात करते हैं विच इज ट्रांसफर टू, जिसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, कैपिटल फंड, यानी कैपिटल में उधर जाके ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट में इसका जो आंसर आएगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं करेंट अकाउंटिंग पीरियड्स रेवेन्यू आइटम्स ओनली आर कंसीडर्ड, केवल करेंट ईयर के जो रेवेन्यू नेचर के आइटम हैं केवल उनको कंसीडर करेंगे बस। एंड इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड्स आर एक्सक्लूडेड, जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहे होंगे या प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहे होंगे उनको एक्सक्लूड कर देंगे, उनको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहला फीचर जैसे नेचर, तो इसका जो नेचर माना जाएगा ये किस नेचर का माना जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ये, जैसे हमने बताया था नेचर ऑफ अकाउंट, तो नेचर ऑफ अकाउंट में जैसे अकाउंट के नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट होते हैं, कुछ अकाउंट रियल की अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, कुछ नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये अब जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस में आएगा, तो वो आएगा आपकी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, ये नॉमिनल नेचर का है। जबकि आपने इसके पहले जो रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ा था वो आपका आता है रियल अकाउंट में, तो ये वाला आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। अब नॉमिनल अकाउंट में आपने जो 11 में पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स वाले, उनको हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जब नॉमिनल अकाउंट है तो इसका आपने रूल पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का आपने रूल क्या पढ़ा था, रूल आपने पढ़ा था भाई जो रूल्स ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग है, या रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज है, या अकाउंटिंग है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका नॉमिनल अकाउंट को आपने क्या रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे वो डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी इनकम या गेन्स होंगी उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी के वजह से आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा तो उसमें जो फॉर्मेट होगा उसके डेबिट में आपके एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, एक्सपेंसेस लिख दो या फिर एक्सपेंडिचर्स लिख दो, और ये डेबिट में आएंगे, जबकि जो इनकम्स होंगी इनकम्स आपकी क्रेडिट में जाएंगी, किस साइड जाएंगी, क्रेडिट में, ठीक है। तो वो नॉमिनल के वजह से जा रही है कि ये नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इनकम आपकी कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी। कौन से एक्सपेंस की बात हो रही है, जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हैं केवल आपको उनको यहाँ लेना है, और कौन सी इनकम की बात हो रही है, जो यानी कि रेवेन्यू नेचर की इनकम है, कौन से नेचर की है, रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर की जो होगी उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही कैपिटल नेचर के एक्सपेंस यहाँ आएंगे, ना ही कैपिटल नेचर की इनकम आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होगा। कौन सा होगा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे हम लोग इसको बनाते हैं, जिसमें करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन को कंसीडर करेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड, तो इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हिच रिलेट टू द करंट अकाउंट पीरियड वेदर पेड और नॉट। करंट ईयर से जो रिलेटेड होगा उसको कंसीडर करेंगे, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। आगे बात करते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है इस अकाउंट का, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल आएगा, जो सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा, ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट जो भी आए उसको फिर हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। आगे बात करते हैं एडजस्टमेंट की, तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड दिस ऑल एडजस्टमेंट्स related to prepaid or outstanding expense and incomes, provision for depreciation और doubtful debts are made। तो यहाँ पे ये सारे एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे डेप्रीसिएशन वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं फॉर्मेट को। तो फॉर्मेट में देखिएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप बना रहे हो वो नाम लिख देंगे, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बना रहे हो डेट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड करके। इसके बाद डेबिट में इसके एक्सपेंडिचर आएंगे, क्रेडिट में इसकी इनकम आएंगी। डेबिट में पहले एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कौन कौन से। मान लो कि सैलरी है, क्या दी गई, सैलरी। सैलरी के अलावा कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो आप वो लिखो, और उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आउटस्टैंडिंग है, जैसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग जो एट द एंड ऑफ करंट ईयर है वो करंट ईयर से रिलेट करता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया जाए, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो करंट ईयर से रिलेट करता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड
जो है वो करंट ईयर से बिलोंग करता है, उसका करंट ईयर का ही है वो, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको ऐड करेंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग या फिर आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर के एंड में था उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है वो इस साल का नहीं है, वो लास्ट ईयर का होगा, तो उसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से रेंट है, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम में ध्यान रखो कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है अगर उसमें प्रीपेड एट द एंड लिखा हुआ है, प्रीपेड का मतलब पहले से दे दिया, एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, इसका मतलब क्या है कि इस साल के एंड में जो प्रीपेड है मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो उसको हटाना पड़ेगा, उसको माइनस कर देंगे। तो प्रीपेड एट द एंड ऑफ करंट ईयर माइनस होता है। लेकिन अगर प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर हो, यानी कि जो पिछले साल का था जो बिगिनिंग में है तो करंट ईयर के लिए है, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो अगर प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर लिखा हो तो उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। आगे बात करते हैं इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंस और कौन से हैं, जैसे ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑनरेरियम आपने पेड किया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हैं, रिपेयर डिप्रीशिएशन वगैरह किसी भी एसेट पे हो, ये नॉन कैश एक्सपेंस हैं, कंसीडर करेंगे इसको। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स्ड एसेट को बेच दिया है, इसको यहाँ कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, तो स्पोर्ट मटेरियल यूज्ड का हम आपको बाद में कैलकुलेशन बताएंगे, इसका एक कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसका कैलकुलेशन पूरा आपको समझाया जाएगा। कितना आपने यूज़ करा केवल वो अमाउंट लिखेंगे, ना ही आप स्पोर्ट मटेरियल परचेज इसमें लिख सकते हो क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ना ही सोल्ड लिखोगे। लेकिन स्पोर्ट मटेरियल यूज़ कितना हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। बात समझ आ गई। इसके बाद आ जाइए इनकम में। तो इनकम में सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। कुछ आपको कैलकुलेशन जो ध्यान रखना है, जैसे स्पोर्ट मटेरियल यूज़ का ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखना, जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बताए थे वो ध्यान रखने हैं। तो यही चार आपको कैलकुलेशन मेनली ध्यान रखने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन में आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ एक एक्रूड वर्ड आपने सुना होगा, एक्रूड का मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, उसको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ही बोला गया है, ठीक है। बस इनकम जो नहीं मिलती है करंट ईयर की उसको एक्रूड बोलते हैं, जबकि जो एक्सपेंस हमने मतलब अभी तक पेड नहीं किया है, अनपेड है, वो आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एक्रूड को भी आउटस्टैंडिंग ही बोला गया जो अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। तो बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। अगर सब्सक्रिप्शन तुम्हारा एट द एंड ऑफ करंट ईयर तक आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, उसको आप ऐड करोगे जैसे एक्सपेंस में कर रहे थे। इसके अलावा क्या करोगे कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, यानी कि जो पिछले साल का है, जो इस साल शायद मिल गया होगा, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसलिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर उसको हम लोग माइनस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एडवांस की। अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो एडवांस अगर नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है इस साल के लास्ट में, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, तो इसको माइनस कर दो क्योंकि करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता ये, ठीक है। इसके अलावा मान लो प्रीवियस ईयर मिल गया था एडवांस में करंट ईयर के लिए, तो उसको ऐड कर लेंगे। तो उसको लिखा होगा यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन या तो लिखा होगा एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर या तो लिखा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो उसको आपको ऐड करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग और भी रेवेन्यू नेचर की जो इनकम है, जैसे एंट्रेंस फी है, एडमिशन फीस है, जनरल डोनेशन है। इसके अलावा देखो जनरली डोनेशन आएगी, स्पेसिफिक डोनेशन इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो कैपिटल नेचर की होगी। इसके अलावा बात करते हैं लीगेसी। तो लीगेसी डोनेशन जो मिली है अगर वो जनरल डोनेशन है तो आएगी, अगर वो स्पेसिफिक है तो वो नहीं आएगी। इसके बाद बात करते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए हैं। इसके अलावा रेंट रिसीव हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सन्ड्री रिसिप्ट और कोई भी छोटी मोटी मिसलेनियस रिसिप्ट या सन्ड्री रिसिप्ट हो सकती हैं जो रेवेन्यू नेचर की हैं, वो लिख लोगे। इसके बाद आप डिफरेंस निकालोगे, तो अगर इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आए तो इनकम में से आप एक्सपेंस माइनस कर दो, तो डेबिट में लिख देंगे सरप्लस जो भी डिफरेंस आएगा। और अगर मान लो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा आता है उसमें से आप इनकम साइड की माइनस कर दोगे, जो डिफरेंस आएगा वो बाई डेफिसिट के नाम से हम लोग शो कर देंगे। तो या तो आपका सरप्लस निकलेगा या फिर क्या निकलेगा, डेफिसिट निकलेगा। तो अपनी नोटबुक में ये आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उनको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।